नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी घटना आपको दिखाई दी है, देखने को मिला है। लगभग 12,000 साल बाद ये जो है एक वोल्केनो जो है वह विस्फोट हुआ है, वोल्केनो का विस्फोट हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में हुआ है। अब साउथ अफ्रीका में कहाँ पे हुआ है? तो साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसी का एक देश है इथोपिया। इथोपिया में देखने को मिला है कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन इस ज्वालामुखी का नाम याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट, एक तो ज्वालामुखी का जो है नाम याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, यह मुख्य रूप से आधार क्या है, ज्वालामुखी क्रियाएँ कैसे होती हैं, कैसे उद्गार होता है, ज्वालामुखी से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी ने पूछ भी चुका है पहले। तो इससे पहले यूपीएससी ने पूछा भी है ज्वालामुखी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है ना? अब उसमें आप देखेंगे हम लोग ये भी कि ज्वालामुखी के जो ये उद्गार हुआ है, यानी जो ये ज्वालामुखी निकला हुआ है, यह ज्वालामुखी मुख्य रूप से इथोपिया के किस जगह से निकला हुआ है और यह क्यों सुर्खियों में बना हुआ है? तो यह इसलिए है, पहला पॉइंट ये कि यह इसलिए सुर्खियों में बना हुआ है, लगभग 12,000 साल बाद यह इसका उद्गार हुआ है और इथोपिया में हुआ है। अब यह इतना भीषण उद्गार था। अब चूँकि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो आपको पता है कि जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता हो वहाँ से, या ज्वालामुखी उद्गार होता है वहाँ से, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो है लाज़मी है कि वहाँ पे भूकंप थोड़ा-सा आते हैं, कंपन थोड़ा-सा होता है, ये तो लाज़मी है। लेकिन ज्वालामुखी उद्गार में कौन-कौन सा जो तरल पदार्थ होता है या कौन से पदार्थ हैं जो बाहर निकल के आते हैं, तो उसमें आपको एग्ज़ैक्ट रूप से एक चीज़ तो ज़रूर दिखाई देगा, वह क्या है? मैग्मा, जो कि अंदर जब होता है, ज्वालामुखी के अंदर जब होता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी के बाहर जब आता है, उद्गार जब उसका होता है, उद्गार होके जब वो बाहर आता है तो उसको क्या कहा जाता है? वह लावा कहा जाता है। और लावा में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, 2 तरह के लावा होता है। और यही लावा जब जमता है तो आपको दिखाई देगा कि आग्नेय शैल जो है, यानी पृथ्वी पे जो चट्टान है, उनका भी निर्माण इन्हीं से होता है और यही सबसे खनिज तत्व या जो भी मिनरल्स जो है वह हमको जो है प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर उद्गार होता कैसे है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे इससे भारत पे क्या नुकसान पड़ा हुआ है या क्या दिक्कत आने वाली है। तो देखिए क्या दिक्कत है। आपको पता है कि ये जो है अपना जो राजधानी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं ये राजधानी क्षेत्र है दिल्ली का, है ना? तो ये जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है अपना, भारत की जो राजधानी नई दिल्ली जो क्षेत्र है, यह इस समय यानी ठंडे के दिन में, खासकर विंटर डे में अगर आपको दिखाई देगा तो विंटर में क्या है कि सबसे ज़्यादा यह किससे जूझ रही है? पॉल्यूशन से। आपको दिखाई देगा सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन से जूझ रही है, प्रदूषण से। अब आप कहेंगे कि ठंडी में ज़्यादा प्रदूषण से क्यों? गर्मी में क्यों? अच्छा, तो आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी ठंड का दिन आता है, जब भी ठंड का सीज़न आता है, शीत ऋतु आती है, उस समय क्या हो जाता है? तो उस समय पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि उस समय पॉल्यूशन लेवल ही क्यों बढ़ता है? गर्मी में क्यों नहीं बढ़ जाता? हालाँकि बढ़ना तो गर्मी में चाहिए, लेकिन गर्मी में क्यों नहीं बढ़ता है और ठंड में क्यों नहीं जो है ठंडी में क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, उसका एक कारण, एक रीज़न अगर बता दिया जाए, तो एक तो ये बताया जाता है कि यहाँ पे ये जो पंजाब क्षेत्र है, हरियाणा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ से इस समय जो है पैडी जो होता है, पैडी आप समझ रहे हैं ना? पैडी, धान के जो पुआल होता है, धान का जो पुआल होता है, उसको ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो जब जलाया जाता है ज़्यादा मात्रा में तो क्या होता है? इससे जो है ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं या ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, धुआँ जो होता है, इवन जो पीएम 2.5 के जो कण होते हैं, पीएम 10 के जो कण होते हैं, वह मुख्य रूप से वायुमंडल में चले जाते हैं। और वायुमंडल में चलने के बाद यह जाके यहाँ दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में ये प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद से यहाँ पे पॉल्यूशन के स्तर को बढ़ा देते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये जब आते हैं, यह जब पंजाब से, हरियाणा से आते हैं तो केवल दिल्ली में ही क्यों बढ़ाते हैं? इधर से चले जाते हैं, नेपाल साइड में चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं हिमालयन क्षेत्र में, इधर इन सभी राज्यों में चले जाते हैं या सॉरी, यहाँ पे चले जाना चाहिए था, है ना? लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं? देखिए कारण क्या है? जब ठंडी का दिन होता है, देखिए गर्मी और ठंडी के दिन में थोड़ा-सा अंतर है। क्या अंतर है? जब गर्मी का दिन होता है, तो उसमें आईसीटी जेड ज़ोन आप पढ़े होंगे, आईसीटी जेड जो ज़ोन होता है, आईसीटी जेड जो ज़ोन होता है, वह मुख्य रूप से कर्क रेखा के ऊपर, यानी यहाँ ऊपर जो है वह क्रिएट हो जाता है। यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पे क्रिएट हो जाने के कारण, जो सभी पवनें होती हैं वो यहाँ पे पहुँचने लगती हैं। अब मानसूनी हवाएँ जब चलती है यहाँ से तो बारिश आता है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण,
टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वाटर वेपर ज्यादा होता है। अब वाटर वेपर ज्यादा होगा और चूंकि जो है हवा होगी उसमें क्या होगा, आर्द्रता ज्यादा होगी। आर्द्रता जब ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे हवा आएगी और ऊपर उठेगी, यानी ऊपर जैसे जाएगी, हल्की होगी और ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठने के बाद क्या होगी, ठंडी होगी। अब ठंडी होगी तो मुख्य रूप से क्या होगा, इसके जो धूल कण होंगे, यहाँ पे जो धूल कण होंगे पॉल्यूशन के, वो इसको हवा को और ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे, ठंडी होगी हवा, तो क्या होगा, यह मुख्य रूप से संघनन के द्वारा वर्षा करेगी, क्योंकि इसमें क्या था, मॉइस्चर था, आर्द्रता ज्यादा थी। तो वर्षा करेगी, तो वर्षा के साथ जो PM2.5 या PM10 के जो कण थे, वह PM10 और PM2.5 के जो कण हैं वो भी क्या होंगे, वर्षा के साथ नीचे गिर जाएंगे और वायुमंडल जो है वो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो वर्षा ऋतु में या मुख्य रूप से देखा जाए कि जो गर्मी का दिन है उसमें यही कारण है कि ये पॉल्यूशन का स्तर जो है दिखाई नहीं देता है। हालांकि पॉल्यूशन के और भी बहुत सारे कारण हैं। अब आप कहेंगे कि वोल्केनो पढ़ाते पढ़ाते आप पॉल्यूशन पे क्यों पहुंच गए, उसका कारण मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो राजधानी क्षेत्र है, जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य रूप से ठंडी के दिनों में क्यों ऐसा हो जाता है, उसका कारण ये है कि विंटर के दिन में जो आप देखेंगे कि जो हवाएं होती है, या आईटी, अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईसीटी जेड जोन की। आईसीटी जो जेड जोन है वह मुख्य रूप से साउथ में चला आता है खसक के। अब क्यों आ जाता है, ये सब पृथ्वी के मुख्य रूप से परिक्रमण और मुख्य रूप से देखा जाए घूर्णन के कारण होता है। तो परिक्रमण के कारण मुख्य रूप से आप देखेंगे ये दिखाई देगा कि जो है वह सूर्य का जो है प्रकाश उस समय, यानी जब ठंडी का समय आता है उस समय सूर्य का प्रकाश जो है दक्षिणी अयनांत पे होता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध पे होता है। यानी यह जो अगर पृथ्वी बनाया जाए तो जो साउथ हेमिस्फीयर है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है इस समय। तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे सीधा पड़ेगा, सीधे यानी साउथ जो गोलार्ध है वहां पे पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या तिरछा पड़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। तो इस समय क्या होता है, इस समय पश्चिमी विक्षोभ यानी मिडिल जो ईस्ट से या मुख्य रूप से भूमध्य सागर से जो पश्चिमी हवाएं हैं, उनका चूंकि आईसीटीजेड जोन अंत उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो खसक जाने के कारण यह निम्न वायुदाब यहाँ चला आता है, तो इधर की सभी हवाएं इधर जो है प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है, तो ये हवाएं कौन सी हवाएं हैं, पछुआ पवने होती है। कौन सी पवने, पछुआ पवने होती है। अब ये जो पछुआ पवने आती है यहाँ से, तो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा, पंजाब वाला क्षेत्र है, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, यहाँ से जो पुआल जलाए जाते हैं, उन पुआल से जो जलाए जाने के बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो राख है, जो PM2.5 के कण है, जो PM10 के कण है, उन कणों को उधाया कर यानी अपने साथ लेके यहाँ दिल्ली जैसे क्षेत्रों में चले आते हैं और यहाँ पे उनका जमाव ज्यादा हो जाता है। कारण क्या है जमाव ज्यादा होने का, क्योंकि विंटर का दिन है तो आर्द्रता तो पहले होगी नहीं, एंड टेम्परेचर पहला कम है, टेम्परेचर कम है, आर्द्रता जो है इसका मतलब कम है हवा में। अब हवा में जब आर्द्रता कम है तो ये हवा जो है मुख्य रूप से क्या करेगी, सिंक करेगी। यानी जब हवा ठंडी होती है तो क्या होती है, नीचे बैठती है। तो जब नीचे बैठेगी हवा, ये हवा बैठेगी नीचे, तो वर्षा तो होगी नहीं। जब ये हवा ऊपर उठती तब तो वर्षा होती, तो नीचे बैठ जाएगी तो हवा, तो वर्षा क्या होगी, नहीं होगी। अब वर्षा नहीं होगी तो यह जो कण होंगे PM10 का, PM2.5 के, या जो ग्रीन हाउस गैसेस के जो गैसेस होंगी वह ऊपर ऐसे वायुमंडल में मंडराती रहेंगी और कोहरा बना रहेगा, और यह जो है धुंध के रूप में कार्य करेंगी और मुख्य रूप से स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रूप से काम करेंगी। तो यही कारण है कि जिसके कारण आप देखेंगे कि विंटर के दिनों में आपको ज्यादा जो है ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे इथोपिया है। यह एक मुख्य रूप से इथोपिया क्या है, इथोपिया एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है। और कैसा कंट्री है, यह किस में आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ठीक ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश जो है आते हैं। तो मुख्यतः 4 कंट्री आते हैं, मुख्यतः 4 देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको दिखाई देंगे। वह 4 कंट्री कौन कौन से हैं, तो एक जो है आप याद रखिएगा, सीड से अगर आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। एक जो है सोमालिया हो गया, है ना, सोमालिया हो गया। एक जो है इथोपिया हो गया, जो अभी यहाँ जहाँ पे वोल्केनो जो है एक्टिव हुआ है 12,000 वर्ष बाद, ठीक ना। एक जो है आपका इरिटेरिया हो गया, और एक जो है जिबूटी हो गया। जिबूटी डी से लिखा जाता है, जिबूटी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, यहाँ डी दिखाई दे रहा होगा, जिबूटी हो गया, और ये इरिटेरिया हो गया। इसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो फिर मैं बता रहा हूँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, सोमालिया है, इथोपिया है, इरिटेरिया है और जिबूटी है। यह 4 देश जो है मुख्य रूप से किसमें है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको दिखाई देंगे, जो सीड से आप याद रख सकते हैं। अब इसी के एक देश है यूथोपिया, एक देश है इसका, इस देश से क्या हुआ है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, ठीक ना। ज्वालामुखी का कितने वर्ष बाद,
12,000 वर्ष बाद जो है उद्गार हुआ है। अब उद्गार ऐसा उद्गार इसका भयंकर हुआ है, इसके राख कण जो है, इसके राख कण हो गए, धूल कण हो गए, वह मुख्य रूप से यहाँ से यमन, ओमान होते हुए भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे आके इसके जो है पूरे धूल कण जो है धुंध बनाए हुए हैं। अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्यों भारत के पश्चिमी क्षेत्र पे आ गए हैं। उसका कारण ये है कि इस समय ठंडी का दिन है और ICTZ जो मैं जो अभी समझा रहा था, उसके खसकने के कारण जो पश्चिमी विक्षोभ वाली हवाएं हैं, पछुआ हवाएं हैं, वो सक्रिय हो गई होती है इस समय ठंडी के समय। तो ये पश्चिम से आएंगी हवाएं और ये सीधे भारत के पास जो है लेके आएंगी। तो ये जो धूल कण आ रहे हैं, जो धुआं आ रहे हैं, ये भी आके एक तरह से जो यह क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है, यहाँ पे पॉल्यूशन को और भी बढ़ावा देगा और भी यहाँ से पॉल्यूशन आपको दिखाई देंगे, ठीक ना? और भी दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये पश्चिमी जो हवाएं हैं, ये अपने साथ लेके आगे तो इस क्षेत्र को क्या करेंगे? प्रभावित करने का मुख्य रूप से काम करेंगे। तो ये इथोपिया में यह मुख्य रूप से सक्रिय हुआ है और इसीलिए यहाँ पे जो भी वायुयान है भारत के द्वारा जो इधर से होके जा रहे थे, उस पे मुख्य रूप से रोक लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई ऐसी भी दुर्घटना जो है न घटित हो। तो ये बड़ी उछाल में, बहुत ऊंचा उछाल में यह मुख्य रूप से उद्गार हुआ और उद्गार होने के साथ आप देखेंगे कि मुख्य रूप से क्या हुआ, ये सारी चीजें निकल के आई। अब जो ज्वालामुखी है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते तो अच्छी बात हो जाती है ना। तो ज्वालामुखी के बारे में अगर बात किया जाए, वोल्केनोज के बारे में अगर बात किया जाए, ज्वालामुखी, तो ये ज्वालामुखी के बारे में अगर बात किया जाए तो आप पढ़े होंगे पृथ्वी के पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक ना? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो यह भूपृष्ठ है, क्रस्ट जिसको कहा जाता है। उसके बाद से आपका पार्ट जो होता है, मेंटल वाला पार्ट हो जाता है और मेंटल वाले पार्ट के बाद से आपको देखने को मिलेगा ये क्रूड वाले पार्ट होता है ना? तो इसमें से आप देखेंगे कि क्रूड वाला जो पार्ट है, मेंटल वाला, और ये है क्रस्ट वाला पार्ट है। तो इसमें जो लिथोस्फीयर है, ठीक ना? इसमें अगर आप देखेंगे लिथोस्फीयर वाला जो पार्ट है, लिथोस्फीयर वाला जो पार्ट है, ठीक ना? वहाँ इसके नीचे जो मेंटल का ऊपरा भाग है, मेंटल का ऊपर वाला जो भाग है, यह किस रूप में है? तरल अवस्था में है। तो मेंटल का ऊपर वाला जो भाग जो तरल अवस्था में है और यह क्रस्ट का निचला भाग जो है, यह मुख्य रूप से मिला के यहीं से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। और मैग्मा जो है, यह मुख्य रूप से क्या होता है? अलग-अलग खनिजों का जो रेडियोएक्टिव तत्वों का तरल रूप होता है, यह जब बाहर निकलता है, यह बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद से क्या होता है? यह बाहर आता है तो इसी को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है, ठीक ना? इसी को लावा कहा जाता है। तो फिलहाल हम लोग अभी इतना ही मैं बात बताऊँगा क्योंकि आप लोग थोड़ा-सा ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा-सा टाइम हमको लग जाएगा चूँकि करंट अफेयर्स का क्लास है तो थोड़ा-सा हम लोग सीमित रूप से चलेंगे। तो इथोपिया के किस जगह पे हुआ है? हेली गुब्बी ज्वालामुखी, इसका नाम जो है हेली गुब्बी ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इथोपिया में जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ उसका नाम क्या है? हेली गुब्बी ज्वालामुखी है, जो कि दुर्लभ और अत्यधिक विस्फोटक जो है विस्फोट इसमें देखने को मिला है। और यह ज्वालामुखी की राख विशाल स्तंभ वायुमंडल में कई हजार मीटर तक उठ गए थे। अब वही मैं बता रहा था कि इसके राख लंबी दूरी तक लगभग भारतीय वायु क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी प्रवेश कर गए हैं। अब उसका कारण क्या हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया है कि क्या कारण हो सकता है इसके कारण। देखिए तो यहाँ पे हुआ है, ठीक ना? ये इथोपिया का पार्ट है, जो हाईली गुब्बी पार्ट है, यहाँ से हुआ है। और देखिए यहाँ से यमन कितना नजदीक है, अब ये पश्चिमी विक्षोभ के अंतर्गत आएगा और पूरे भारतीय महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है, उस पूरे महाद्वीप को क्या करेगा? यह मुख्य रूप से प्रभावित करने का काम करेगा, ठीक? प्रभावित करने का क्या करेगा? यह मुख्य रूप से कार्य करेगा, ठीक ना? तो अगर देखा जाए हेलेगुबी उत्तर पूर्वी इथोपिया के अफार क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? अफार क्षेत्र है और दानकिल डिप्रेशन के भीतर ये स्थित है और अत्यंत गर्म और निचला रेगिस्तानी बेसिन जिसे ग्रह पर सबसे कठोर वातावरण में से एक माना जाता है, वहां पे उद्गार हुआ है। यह दुर्लभ विस्फोट है। लगभग अफार रिफ्ट से भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इस ज्वालामुखी में लगभग 12,000 वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ था। जो वर्तमान गतिविधियों को यह मुख्य रूप से यह अभी दिया हुआ है सारी चीजें। तो विवर्तनीय महत्व अगर देखा जाए तो विस्फोट पूर्वी अफ्रीकी जो दरार प्रणाली है, EARS जो है, उसकी गतिशील अस्थिर प्रकृति को रेखांकित करने का काम करता है, ऐसा बताया जा रहा है। प्लेट विचलन के कारण ये सारी चीजें होती हैं, ठीक ना? जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अब इसमें खतरा क्या है? तो ज्वालामुखी राख और चट्टान, खनिज और ज्वालामुखी कांच के सूक्ष्म और तीखे टुकड़े जो है ये इसमें होते हैं, जो राख विमान के इंजनों में प्रवेश कर सकते हैं और जब प्रवेश करेंगे तो अधिक गर्मी के कारण ये पिघल भी सकते हैं और बाद में जम सकते हैं, जिससे आंतरिक क्षति हो सकती है। इसलिए यहाँ पे वायुयानों को उड़ाने की जो है मुख्य रूप से
सख्त जो है निर्देश दिए गए हैं कि ना उड़ाया जाए, ठीक ना? फिर इंजन विफलता जोखिम भी इससे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से वायुयानों की गतिविधियों पे जो है रोक लगा दी गई है। तो ये है इथियोपिया, जो हम लोग पढ़ रहे थे, इथियोपिया से रिलेटेड जो भी जानकारी था वहाँ पे आप लोग थोड़ा-सा माउंटेन्स रिलेटेड या वहाँ पे कुछ लेक भी है, इथियोपिया में एक लेक है, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन-सा लेक जो है वो इथियोपिया में पड़ता है और किस मरुस्थलीय भाग में जो है इथियोपिया पड़ता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।